अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी 2 में रिसर्च मेथड पढ़ेंगे ग्राउंडेड थ्योरी। देखते हैं, चले आए अब ग्राउंडेड थ्योरी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको वन बाय वन पढ़ते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी इज अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च दैट एम्स एट डेवलपिंग थ्योरी रिगार्डिंग फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट। ग्राउंडेड थ्योरी होती क्या है? बेसिकली ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जिसका एक एम होता है थ्योरी डेवलप। जब भी आपने कोई थ्योरी डेवलप करनी होगी, और थ्योरी किस चीज पर डेवलप करनी होगी? फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट, वो चीज जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आप उस वेरिएबल को लेंगे, उस चीज पर आप स्टडी करेंगे, उस फिनोमेनन को लेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा और आप चाहते हैं कि इसके बारे में आप मजीद जाने और बाकायदा इसके लिए आप एक पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करें। Grounded theory is a way of inquiring toward a general or abstract theory of process which must be grounded in views of participant. अब ये एक grounded theory है, basically that is a way of inquiring. अब ये भी इंक्वायरी किस तरह की होगी? एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होगा, जनरल और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होगा, वो कॉन्क्रीट चीज नहीं होगी, प्रेजेंट नहीं होगी, और उसको आप उस हवाले से जब आप इंक्वायरी करते चले जाएंगे, उस प्रोसेस को इंक्वायरी करते चले जाएंगे, जो व्यूज पार्टिसिपेंट के हवाले से उसके बारे में सोचता है या उसके क्या व्यूज हैं, आप उनको बेस करके आप उस एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी को डेवलप करने की कोशिश करेंगे और एक फिनोमिनन के हवाले से आप इन्वेस्टिगेट करते चले जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप उसको लेकर चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से एक बाकायदा एक पर्सपेक्टिव मौजूद है और वो पर्सपेक्टिव किस तरीके से बनता है, आप उस हवाले से स्टडी करेंगे। इट एम्स एट जनरेटिंग अ थ्योरी एंड डिस्कवरिंग एन एब्स्ट्रैक्ट स्कीम ऑफ प्रोसेस। अब बेसिकली आपका पर्पस क्या है कि आपने एक थ्योरी बनानी है, डेवलप करनी है, एक नई थ्योरी देनी है, किसी भी वेरिएबल के हवाले से आपने एक नया पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करना है, और आपने वो जो एक एब्स्ट्रैक्ट स्कीम है, वो प्रोसेस किस तरह होता है और उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट स्कीम होती है, आप उसको ऐसा ऐसा डिस्कवर करते चले जाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी टॉपिक के हवाले से, किसी भी वेरिएबल के हवाले से, किसी भी सिचुएशन के हवाले से एक चीज कह दी, क्योंकि ये एक साइंटिफिक वर्क है। तो साइंटिफिक वर्क तो आप देखेंगे बिल्कुल एक बाकायदा उसका एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, और आप ऐसा ऐसा डिफरेंट स्टेप पर आप चीजों को डिस्कवर करते चले जाते हैं और आपका रास्ता बनता चला जाता है। तो आपकी थ्योरी जो है वो इस तरह जनरेट होगी कि बाकायदा आप एक एब्स्ट्रैक्ट स्कीम है, वो प्रोसेस है, आप उसको डिस्कवर करते चले जाएंगे। जैसे हम देखेंगे डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन की आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव उस हवाले से आपको मिलेंगे। आपको कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव भी मिल जाएगा कि जो ये कहते हैं कि थॉट्स जो है, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो डिप्रेशन की रीजन है। इसी तरह आपको बिहेवियर पर्सपेक्टिव भी मिलेगा, एक थ्योरी मिलेगी कि एनवायरनमेंट जो होता है वो पर्सन को डिप्रेसिव बना रहा है। इसी तरह बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी मिलेगा। इस तरह आपको और भी पर्सपेक्टिव मिलेंगे। स्ट्रेसर का रोल बहुत आपको मिलेगा, और फैमिली का रोल आपको बहुत नजर आएगा कि आप फैमिली पर्सपेक्टिव से भी डिप्रेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप एक समझते हैं कि पहले जो थ्योरीज या पर्सपेक्टिव्स हैं वहां पर कुछ ना कुछ कम है, कोई चीज लैक कर रही है, तो फिर आप डिप्रेशन के बारे में उस वेरिएबल को लेकर आप जो आपके जहन में जो एक स्कीम मौजूद है कि ये चीज है, तो उसको लेकर आप चलते जाएंगे और डिस्कवर करते जाएंगे कि डिप्रेशन जो है उस हवाले से मजीद कोई नया पर्सपेक्टिव क्या है, नई थ्योरी क्या है जो वाकई जो है वो उनके लिए, साइंटिफिक ऑडियंस के लिए बड़ी वैल्यूएबल हो। इट इनेबल्स the researcher to generate a broad theory about a qualitative central phenomenon grounded in a theory. अब ये रिसर्चर जो है वो जब इस मेथड को यूज करता है तो वो बेसिकली एक ब्रॉड थ्योरी को लेकर चलता है। अगर ये कोई भी एक फिनोमिना है और उसको जनरेट करना सीख जाता है, ये रिसर्च मेथड जो है ये रिसर्चर को हेल्प करता है एक ब्रॉड थ्योरी को बनाने में कि कोई भी एक सेंट्रल फिनोमिनन है वो उस हवाले से एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है, और वो बाकायदा उस चीज को जनरेट करता है। वो ये नहीं कि जो ऑलरेडी मौजूद है उनको देख रहा है, बल्कि बाकायदा जनरेट कर रहा है, बना रहा है, उसकी थ्योरी को लेकर चलता है और उस फिनोमिना को अंडरस्टैंड करता चला जाता है जो
एट द एंड जाकर भी एक थ्योरी के तौर पर सामने आती है। इट जनरेट्स अ थ्योरी व्हेन नो अदर थ्योरी एग्जिस्ट टू डिस्क्राइब अ फिनोमिनन ऑफ इंटरेस्ट। अब आप ग्राउंडेड थ्योरी क्यों यूज करते हैं इस मेथड को? क्योंकि ये आपको एक थ्योरी को जनरेट करने में हेल्प करता है ये मेथड। और क्योंकि जिस फिनोमिनन को आप अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, उसके हवाले से नया पर्सपेक्टिव देना चाह रहे हैं, उस हवाले से कोई चीज ऑलरेडी कोई थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब ये नहीं है कि आप जो हैं, अगर सपोज कि डिप्रेशन की मैंने मिसाल दी कि अगर डिप्रेशन के आपको बहुत से पैराडाइम्स आपको मिल जाएंगे जो डिप्रेशन को एक्सप्लेन करते हैं, पर्सपेक्टिव मिल जाएंगे, डिफरेंट अप्रोचेस से डिप्रेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की गई है। तो ये नहीं है कि अगर बिहेवियर पर्सपेक्टिव है और कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का उसमें रोल है, स्ट्रेसेस का रोल है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स का बहुत रोल है, तो आप ये कहें कि अब ये चीज हमें क्या जरूरत है उस हवाले से थ्योरी को देने की? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बेसिकली होता है कि आप जब ये थ्योरी देते हैं उस फिनोमिना को, ठीक है कि उसे एक्सप्लेन करने के लिए और भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव मौजूद है जो उस फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्लेन करते होंगे, डिस्क्राइब करते होंगे, लेकिन जिस एंगल से आप चीजों को देख रहे हैं उस एंगल से कभी किसी ने परसीव नहीं किया होगा, उसको स्टडी नहीं किया होगा, इन्वेस्टिंग किया होगा, और उस हवाले से आपको प्रीवियस जो लिटरेचर है वो आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प नहीं कर रहा, आपको एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं। तो अब आपने कहा कि चलिए ठीक है, ये जो मेरे जहन में एक कॉन्सेप्ट मौजूद है और एक नई चीज मेरे जहन में मौजूद है और मुझे इस फिनोमिनन को अंडरस्टैंड करना है, इस एंगल से किसी ने पहले नहीं किया है, इसलिए मुझे इस एंगल से इस पर्सपेक्टिव फिनोमिनन को प्रेजेंट करना है। तो फिर आप वो थ्योरी बनाएंगे। इट हैज फीचर्स कंटेन अ सेल्फ करेक्टिंग नेचर। अब इसके जो फीचर्स हैं, इसमें जो सिग्निफिकेंट चीजें हैं, वो सेल्फ करेक्टिंग नेचर आप समझ लें। सेल्फ करेक्टिंग क्या होता है कि आप एक चीज को लेकर चलते हैं, उसमें आपको कहीं फ्लॉज भी नजर आते हैं, कहीं एरर्स भी होते हैं, आप उन एरर्स को अमेंड भी करते चले जाते हैं, उन मिस्टेक्स को अमेंड भी करते चले जाते हैं और खुद ही उसको ठीक करते चले जाते हैं। क्योंकि क्वालिटेटिव स्टडी में आप देखें कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जब आप स्टडी करने के लिए निकलते हैं, फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं, तो कुछ चीजें कुछ ऐसे होते हैं जो इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स या थीम्स आते चले जाते हैं और कुछ नई चीजें डिस्कवर होती हैं, तो आपने उसको आंसर करना होता है। जो आपको ड्यूरिंग स्टडी भी कुछ नया आपको मिलता है तो आपने उसके लिए भी कुछ स्ट्रेटेजीज यूज करनी होती हैं। तो यहाँ पर भी यह है कि अगर आप ग्राउंडेड थ्योरी कर रहे हैं तो आप खुद ही उसको करेक्ट भी करते चले जाएंगे। इट इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्लेन actions of people such as the process of participating in an adult education class। अब ये लोगों के एक्शंस को भी एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है। जैसे सपोज एक कोई क्लास हो रही है तो वहां पर जो पार्टिसिपेशन है वो किस तरह हो रही है, किस तरीके से हो रही है, लोग किस तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो क्या प्रोसेस हो रहा है, वो क्लास में क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। तो ग्राउंडेड थ्योरी आपको लोगों के एक्शंस या जो डिफरेंट सिचुएशन में बिहेव करते हैं उस हवाले से भी उनको भी एक्सप्लेन करने में वो थ्योरी हेल्प करती है कि एक पर्सन कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, वो क्यों इस तरह कर रहा है, उसको भी एक पर्सपेक्टिव के साथ एक एंगल से प्रेजेंट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ थ्योरी। It offers a step-by-step systematic procedure for analyzing data। अब क्या होता है कि ये जो है ग्राउंडेड थ्योरी, इसमें भी आपको एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर नजर आएगा। जो डाटा आपके पास आता चला जाता है, स्टेप बाय स्टेप किस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता उससे एनालाइज करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता से मुराद ये नहीं है कि आप बड़ा स्लोली चलेंगे, इसका मतलब है कि आपको बहुत केयरफुली उस डाटा को एनालाइज करना होता है जो इस रिसर्च मेथड को यूज करते हुए आपको मिलता है। कुछ चीजें आपको नई ऐसी होती हैं जिसके बारे में आपको ऑलरेडी नहीं पता होता और वो आपको नई चीजें, जैसे डिस्कवरी कहते हैं ना, डिस्कवर होती हैं, तो आपने उन क्वेश्चंस को भी आंसर करना होता है।
तो ये बहुत सिस्टमैटिक वे में होता है। आप डाटा को एनालाइज करते चले जाते हैं, कैटेगराइज करते चले जाते हैं और फिर आप उसको, ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें, उससे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें। It includes methods of systematic inductive guidelines for gathering, synthesizing, analyzing and conceptualizing qualitative data to construct theory. अब इसमें जो methods होंगे वो बड़े सिस्टमैटिक और इंडक्टिव होंगे कि जैसे बात से बात निकलती चली जाती है और आप हाइपोथेसिस जनरेट करते चले जाते हैं, क्वेश्चन फ्रेम करते चले जाते हैं और फिर उसका आंसर आपको मिलता है। तो इसमें प्रॉपर एक गाइडलाइन आपको मिलती चली जाएगी। फिर वो जो डाटा होगा आप उसको सिंथेसाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, जो डाटा आ रहा है वहां से क्या थीम किस तरह के आपको मिल रहे हैं, किस तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो बनता चला जा रहा है। और ये सारी चीजें जो होंगी ये बेसिकली क्या करेंगी, आपको हेल्प करेंगी टू कंस्ट्रक्ट अ थ्योरी। ये सारी चीजें थ्योरी को बनाने में, उसको एक फाइनलाइज करने में बहुत हेल्प करते हैं। ये सारे मेथड्स हैं, इसकी डाटा एनालिसिस भी है, कंसेप्चुअलाइजेशन भी है, और ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। It exists at the most abstract conceptual level rather than the least abstract level. अब ये ज्यादातर इसका जो लेवल होता है, कंसेप्चुअल लेवल होता है, वो बहुत मतलब ज्यादा आप ये समझ, इट एग्जिस्ट एज द मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअल लेवल रादर देन द लीस्ट एब्स्ट्रैक्ट लेवल। अब जो एब्स्ट्रैक्ट लेवल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। आप सोचें कि एक चीज नहीं है, आपने जहन में सोची है, अभी वो चीज जनरेट ही नहीं हुई, वो सामने एक प्रोडक्टिव तौर पर आपके सामने ही नहीं आई है। मसलन आप सेल्फ स्टीम पर स्टडी करना चाहते हैं, तो आपने क्वेश्चनर देखा, सेल्फ स्टीम का आपके पास क्वेश्चनर है। अब वो क्वेश्चनर आपके सामने प्रेजेंट है, वो कोई इमेजिनेशन या कुछ इस तरह की चीज तो नहीं है कि जिसे आप कहें कि जो है वो ये एब्स्ट्रैक्ट लेवल जो है वो लो है। यहाँ एब्स्ट्रैक्ट लेवल जो है, कंसेप्चुअल लेवल जो होता है वो बहुत हद तक इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि आप जिस चीज फिनोमिनन को सर्च करने जा रहे हैं, उसको डिस्कवर करने जा रहे हैं ताकि आप एक थ्योरी डेवलप कर सकें, तो वो अभी तक आपके पास कॉन्क्रीट फॉर्म में नहीं है। तो इसमें बड़े हाई लेवल पर जाकर वो एब्स्ट्रैक्ट चीजें, वो कॉन्सेप्ट आपके जहन में मौजूद है जिसकी मदद से आप एक थ्योरी को बनाने जाएंगे। A grounded theory must meet following central criteria. अब जो grounded theory होती है उसको कुछ करने के क्राइटेरिया होते हैं कि आप एक थ्योरी डेवलप करने जा रहे हैं, तो उसके भी तो कुछ क्राइटेरिया होंगे ना कि वो किस तरीके से आप कहेंगे कि ये थ्योरी है, मैंने इसको किया है और को डेवलप किया है। उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, फिट। अब एक थ्योरी जो है जो आप बनाने जा रहे हैं ये फिट होनी चाहिए। फिट किस तरह होगी? इट विल फिट द रियलिटीज इन द आईज ऑफ पार्टिसिपेंट, कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं आपकी स्टडी के, आपने उनसे इंटरव्यू करना है, उनसे डाटा लेना है, इस थ्योरी को डेवलप करने में जो हेल्प करेंगे, कम से कम वो जो आपका आइडिया है, वो जो थ्योरी है वो फिट भी तो आती हो ना, उन्हें भी तो लगता हो ना, इसकी रियलिटी समझ में आती हो कि हाँ वाकई ये चीज ऐसी है कि जो स्टडी की जा सकती है, ये ऐसा वेरिएबल है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है, ये ऐसा फिनोमिनन है जिस पर काम करके इसके हवाले से एक पर्सपेक्टिव दिया जा सकता है। कोई ऐसी चीज ना हो कि जो फिट ना हो, लगे ना, पार्टिसिपेंट्स को समझ ना है कि ये है क्या, रिसर्चर बेसिकली करना क्या जा रहा है। सेकंड क्राइटेरिया है वर्क। इफ ग्राउंडेड थ्योरी वर्क्स इट विल एक्सप्लेन द वेरिएशन इन बिहेवियर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। अगर ये थ्योरी वाकई वर्क है, कर सकती है, तो डेफिनेटली ये पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही हैं वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हेल्पफुल होगी, अगर वो वर्क करती है। लेकिन अगर वो वर्क नहीं करती है, वो उसकी कोई एप्लीकेशन उस तरह नहीं है, आपने एक थ्योरी को ले तो रहे हैं, उसको बनाने जा तो रहे हैं, लेकिन वो थ्योरी क्या हेल्प करेगी? वो जब आप उसको प्रैक्टिस करने लगेंगे तो वो थ्योरी आपको किसी भी तरह हेल्प नहीं कर सकती, वो वर्केबल ही नहीं है, तो फिर आप वो थ्योरी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होती और आप समझ लें कि आपने अपना वक्त जो है वो उसको टाइम को वेस्ट किया है। तो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो ग्राउंडेड थ्योरी आप बना रहे हैं वो किस तरह पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर में जो वेरिएशंस आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं, उसको एक्सप्लेन करेगी बेहतर तरीके से और हेल्पफुल होगी। फिर थर्ड जो क्राइटेरिया है वो है रेलिवेंस। इफ इट वर्क्स इट हैज रेलिवेंस। अब इसमें भी आपको देखना होता है कि
आपकी जो थ्योरी है, ये जो कॉन्सेप्ट आपके पास है, जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भी आप उस कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं, ये रिलेट भी करता है कि नहीं, रेलिवेंट भी है कि नहीं, जिस सोसाइटी में, जिस कल्चर में, जिन लोगों पर आप कर रहे हैं या जिस एंगल से आप उसको स्टडी कर रहे हैं, वो रेलिवेंट भी चीज है कि नहीं है। क्योंकि बाज़-औक़ात अगर आप इररेलिवेंट चीजें हैं, अगर एक कॉन्सेप्ट कोई वेरिएबल ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि दैट वेरिएबल इज रेलिवेंट टू माय लाइफ, और वो मेरी एसोसिएट करता है या मेरी लाइफ को एक्सप्लेन कर सकता है या मेरी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन मुझे दे सकता है, रिलेट नहीं कर पा रही उससे, तो वो उस कॉन्सेप्ट का कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको ये देखना होगा। फिर फोर्थ क्राइटेरिया है मॉडिफाइबिलिटी। The theory should not be written in stone and should be modified when new data are present. अब देखें, ये कोई पत्थर पर लकीर नहीं है कि आपने एक दफा लिख दिया तो लिख दिया, ऐसा नहीं होता। जब आप एक थ्योरी जनरेट करने जा रहे हैं और आप ठीक है, आपने एक चीज, आप कॉन्सेप्ट था, आप उसको पेपर पर लेकर आए, आपको कुछ डाटा मिला और आपको एक डायरेक्शन मिली, लेकिन हम जैसे ही वहां पर कोई न्यू डाटा आपके सामने आ रहा है तो यू कैन मॉडिफाई दैट कॉन्सेप्ट। तो थ्योरी जो है वो इस तरह की भी होती है कि बाज़-औक़ात रिसर्च के दौरान जब आप उसको बनाने जा रहे हैं तो आपको उसमें कुछ मॉडिफिकेशन अगर करनी पड़ती है तो वो हो सकती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल भी एक दफा हो गई तो हो गई। हाँ, ये होता है कि जब आपने एक थ्योरी डेवलप कर दी, हो गई, कंक्लूजन ड्रॉ हो गया, वो थ्योरी हो गई, अब वो पब्लिश भी हो गई, अब वो बुक्स में भी वो थ्योरी प्रेजेंट है, तो वो तो चेंज नहीं हो सकती, मॉडिफाई उस तरह नहीं हो सकती, क्योंकि आपका काम तो अब सबके सामने है, पब्लिश्ड है, अब तो कोई चेंजेस ही कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि अब उसी थ्योरी को बेस बनाकर नई रिसर्च की जाए, फिर से ग्राउंडेड थ्योरी को लेकर चला जाए, और फिर उसमें जो मॉडिफिकेशन है या लगता है कि अब ये नया डाटा कह रहा है कि अब ये चीज ऐसे होती है, फिनोमिनन के हवाले से एक और पर्सपेक्टिव है, तो फिर आप उसको लेकर जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। ये 4 क्राइटेरिया हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ग्राउंडेड थ्योरी के लिए।